नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रांची के चुटिया से एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है। दरअसल शबनम परवीन ने अपने पति बद्र खान पर प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तित करवाने और अब शादी के 8 साल बाद मारपीट का आरोप लगाया है। शबनम का असली नाम गौरी है। कपड़ा दुकान में काम करने के दौरान उसे बद्र खान से प्यार हो गया। पहले तो बद्र ने खुद को हिंदू बताया, लेकिन शादी के वक्त उसने मुस्लिम होने की बात बताई और शादी के बाद धर्म परिवर्तन कराकर गौरी शबनम बन जाती है। शबनम का 6 साल का एक बेटा भी है, लेकिन अब शबनम को शादी के 8 साल बाद पता चल रहा है कि उसकी पहले से ही एक पत्नी है, जिसकी 12 साल की एक बेटी भी है। शबनम बताती हैं कि पति बद्र खान उसे परिवार के साथ नहीं बल्कि काटा टोली में ही किराए के मकान में रखता था। घर में पहले से मौजूद समा परवीन को परिवार के लोगों ने उसकी भाभी बताया, लेकिन समा परवीन उसकी पहली पत्नी है। इसका विरोध करने पर शबनम यानी गौरी के साथ घर वालों ने मारपीट शुरू कर दी। थाने में शबनम ने पति और ससुर के खिलाफ लिखित आवेदन दिया है। मुझे पहले बोला गया था कि मैं हिंदू हूँ, उसके बाद मुझसे लव किया गया, उसके बाद मेरे साथ शादी करने के लिए बोला गया। तो जब शादी करने का टाइम आया तो उसने मुझे बताया कि वो मुसलमान है। फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करके शादी किए। शादी करने का बाद फिर एक मेरा बच्चा है जो 6.5 साल का है। अब शादी का मेरा 8 साल हो गया है। अब पता चल रहा है कि उनकी एक बीवी है पहले ही से और एक बेटी है जो कि 12 साल की है, जिसके कारण मेरे पति अभी मुझे रखना नहीं चाह रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं अपनी पहली वाइफ के साथ रहूँगा और मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। मेरा बेटी मुस्लिम से शादी कर लिया। पहले हम लोग का पता नहीं था, बाद में अभी पता चला, तकलीफ देने लगा तो हम थोड़ा अपनाए। बोले अपना बेटी है बोल के अपनाए। एक तो बच्चा है, उसको खाने पीने नहीं दे रहा है, घर से मार के निकाल दे रहा है। हमको देख कर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हम अपना लिए हैं। तो जब आपकी बेटी शादी की थी उस वक्त आप लोग को नहीं बताई थी कि लड़का मुसलमान है? नहीं पता ही थी, हम लोग का पता भी नहीं चला था। और रांची संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है? जी, फिलहाल मामले को लेकर बता दें कि पीड़िता के द्वारा सदर थाने में आवेदन दिया गया है। वहीं इस मामले की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस जो है किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन पीड़िता का तरफ से जो आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर हैं। जिस तरह से पीड़िता ने बताया कि उससे पहले तो हिंदू होने की बात कहकर उसके साथ रिलेशन बनाया गया, दोस्ती की गई और उसके बाद फिर जब शादी का वक्त आया तब उसे ये जानकारी दी जाती है कि वो मुस्लिम है और उसके बाद उसका भी धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इसके बावजूद भी पीड़िता अपने प्रेम के खातिर तमाम चीजों को दांव पर रखकर उसे शादी भी रचाती है और अपना धर्म ग्रहण भी करती है। लेकिन अब जब 8 साल गुजर गए उसके बाद युवती को काफी तंग किया जा रहा है, महिला को, और उसी को लेकर महिला ने सदर थाने में आवेदन दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। हालांकि इस मामले को लेकर अभी भी पीड़िता से पूछताछ जो है वो की जा रही है पुलिस के द्वारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। बढ़ते हैं आगे। रांची में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे और उनसे मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आपके सांसद संजय सिंह भी मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगने के लिए यहां पहुंचे हैं। इस दौरान मिशन 2024 पर चर्चा भी होने की संभावना जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि आज मुलाकात सीएम अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की होने वाली है। सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात अभी चल रही है। बताया जा रहा है कि इसमें जो दिल्ली में अध्यादेश लाए गए हैं उसके खिलाफ समर्थन मांगने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मिलने पहुंचे हैं। लेकिन इसके साथ ही मिशन 2024 पर भी चर्चा की संभावना है, क्योंकि मिशन 2024 को लेकर विपक्ष को एकजुट होने की एक मुहिम भी पूरे देश में चल रही है।
रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मेला 20 जून से शुरू होने जा रहा है। मेले के इस उत्साह के बीच पहली बार आई टेंडर व्यवस्था से विवाद खड़ा हो गया। दरअसल जगन्नाथपुर मेले में पहली बार टेंडर व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसका स्थानीय दुकानदार जमकर विरोध कर रहे हैं। सालों से जगन्नाथपुर मंदिर और मौसी बड़ी के बीच सड़क पर 10 दिनों का मेला लगता है, जिसमें करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। स्थानीय दुकानदार की माने तो वो मेले में इतना नहीं कमा पाते हैं जितना उन्हें टेंडर व्यवस्था के तहत दुकान लगाने के लिए चुकाना पड़ेगा। पहली बार लागू की गई टेंडर व्यवस्था में निविदा के लिए मिनिमम राशि 31 लाख रुपए रखी गई है। जाहिर है ये राशि जितनी ऊंची हो जाएगी, मेले में लगने वाले दुकानों का किराया भी उतना ज्यादा होगा, जिससे मंदिर न्यास समिति के फंड में पैसा नहीं आ पाता है। हालांकि स्थानीय ग्रामीण भी मानते हैं कि बदलते दौर में टेंडर व्यवस्था जरूरी है, लेकिन आसपास के स्थानीय दुकानदारों का भी ख्याल रखना उतना ही जरूरी है। टेंडर सिस्टम लाना बहुत आवश्यक था। विगत कई वर्षों से 40 वर्षों से जो सहायता राशि के नाम से जो जगन्नाथ मंदिर को राशि आनी थी, वो आज 40 वर्षों से नहीं आ पाई। और जगन्नाथ मंदिर का जो विकास होना था, समुचित विकास, आज हम लोग सरकार से मांग करते हैं या कोई भी संस्था से डोनेशन मांग करते हैं जगन्नाथ मंदिर को के उत्थान हेतु, विकास हेतु, वो आत्मनिर्भर जगन्नाथ मंदिर आज तक नहीं बन पाया। देखिए, बहुत वर्षों से मेला लग रहा है। हम लोग तो 22 वर्ष यहीं पे हैं। मंदिर का जो नाम पे मेला लगता है, लेकिन मंदिर को जो चंदा सहयोग आना चाहिए मेला से, वो नहीं आ पाता है। पिछले वर्ष, हर वर्ष से ज्यादा पिछले बार चूंकि मंदिर कमेटी एक्टिव हुई थी तो 3 लाख रुपए आया था। उससे पूर्व के वर्षों में 1 लाख 2.5 लाख, जबकि यहाँ इतना बड़ा जगह है। राजधानी रांची का ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मेला 19 जून से 29 जून तक लगने जा रहा है, लेकिन इस बार जो मेला लगेगा वो नई व्यवस्था के तहत लगेगी। दरअसल मेला में टेंडर व्यवस्था लागू होने जा रही है। टेंडर व्यवस्था के लिए जो मिनिमम निविदा रखी गई है वो 31 लाख रुपए रखी गई है, लेकिन जो सालों से जो लोग यहाँ पर मेले में दुकान लगाते हैं, जगन्नाथपुर मंदिर से मौसीबाड़ी तक, उन तमाम लोगों की क्या राय है? बहुत लोग हैं कि निविदा सिस्टम, जो टेंडर सिस्टम है, उसका विरोध कर रहे हैं। जो इस बार टेंडर सिस्टम लाया जा रहा है वो क्या विरोध कर रहे हैं, हम लोग विरोध कर रहे हैं। उसका नहीं लगना चाहिए सर, क्योंकि हम लोग छोटा छोटा दुकानदार है, गरीब आदमी है, उसी से घर परिवार चलता है। चंदा लेगा, मान लिया टेंडर सिस्टम, तो कितना कितना काटे, कहाँ से देने सकेंगे? अभी तक आप लोग कुछ क्या, अभी तक जो मेला लगता था तो क्या देते थे पैसा? कुछ नहीं है, कुछ पैसा नहीं लगता मंदिर के। यहाँ हम लोग 13 साल से दुकान लगा रहे हैं। मेरा सासू माँ 15 साल से लगा रहे हैं दुकान। ये जितना समय से, हाँ, जितना समय से जो है हम लोग। तो अभी जो व्यवस्था लागू हो रही है उससे क्या परेशानी बढ़ेगी? परेशानी बहुत बढ़ेगा हम लोग को, काहे कि हम लोग को कभी 1 बिकता है, कभी 2 बिकता है, तो हम लोग उसी में रोजी रोटी है, लोन लेके चला रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अब इसमें लागू लग रहा है तो हम लोग को परेशानी तो बढ़ेगा। अगर मंदिर में जाएगा तो वो तो सही है, और अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि क्या करना नहीं करना है उसको। मंदिर के नाम से 100-200 रुपया दे सकते हैं, इतने करेंगे का? इतना नहीं देने सकेंगे हम लोग। करीब 10 साल हो गए। परेशानी क्या रहा है? 15 साल से जो बुजुर्ग लोग लगा रहे हैं, उसके बाद हम लोग भी लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग से इतना नहीं हो पाएगा। और हम लोग अपना करेंगे कि इन लोग को देंगे, कहाँ से देंगे? हम लोग को इतना फायदा नहीं है। ये जो दुकानें लगती है मेले के दौरान, ये जगन्नाथपुर मंदिर से मौसीबाड़ी जो सड़क है वहाँ तक लगती है। बंगाल से भी कारीगर आते हैं और तमाम कारीगर यहाँ पर आकर 10 दिनों तक जो मेला लगता है पैसा कमाते हैं, गृहस्थी उनकी मजबूत होती है। लेकिन जो टेंडर सिस्टम है, इस बार उसका विरोध किया जा रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। देवघर एयरपोर्ट से विमान सेवा के समय सारणी में बदलाव किए गए हैं। अब देवघर एयरपोर्ट से हर दिन कोलकाता और दिल्ली के लिए फ्लाइट होगी, जबकि पटना और रांची के लिए फ्लाइट हर दूसरे दिन देवघर एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी। इसकी जानकारी इंडिगो प्रबंधक ने जारी कर दी है। हालांकि दोनों फ्लाइट के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बता दें कि देवघर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने से यहां पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मनीष दुबे। देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा के समय सारणी में कुछ बदलाव किए गए हैं। जहां एक और हर दिन कोलकाता और दिल्ली के लिए आपको देवघर एयरपोर्ट से फ्लाइट मिलेगी, वहीं पटना और रांची के लिए हर दूसरे दिन आपको देवघर एयरपोर्ट से फ्लाइट मिलने जा रही है। आपको बता दें कि अब देवघर से पटना के लिए सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को यहां से हवाई सेवा आपको मिलेगी, और वहीं दूसरी तरफ रांची की अगर बात करें तो रांची के लिए मंगलवार,
गुरुवार और शनिवार को यहाँ से आपको फ्लाइट उपलब्ध होगी। हालांकि समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। देवघर से पटना के लिए 11:15 बजे उड़ान भरकर इंडिगो की फ़्लाइट सीधे पटना 12:15 में पहुँचेगी। वहीं 12:35 में उड़ान भरकर पटना से सीधे 1:35 में देवघर पहुँचेगी। वहीं अगर रांची की बात कर ले तो रांची 4:35 में देवघर से उड़ान भरकर 5:40 में रांची पहुंचेगी। वहीं अगर हम बात करें कि ये समय सारणी में बदलाव किए गए हैं, पहले जो है ये रांची से देवघर और देवघर से रांची के लिए सोमवार को फ़्लाइट उपलब्ध थी। वहीं अब जो है यह फ़्लाइट जो है मंगलवार को उपलब्ध होगी। वहीं पटना के लिए अगर बात करें तो पटना से देवघर और देवघर से पटना के लिए मंगलवार को जो उपलब्ध फ़्लाइट थी अब वो सोमवार से उपलब्ध होगी। तो कुल मिलाकर देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा के समय सारणी में बदलाव किए गए हैं, जिससे लोगों को काफ़ी राहत भी मिलेगी और हर दूसरे दिन रांची और पटना के लिए देवघर से उड़ानें मिलेंगी। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके कार्यकाल का आज अंतिम दिन है। ऐसे में न्यूज़ 18 ने ये जानने की कोशिश की कि उनके कार्यकाल में रिम्स में कितना बदलाव आया। देखिए संवाददाता रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट। रिम्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद का आज रिम्स अस्पताल में एक आखिरी वर्किंग डे है और इस 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या अस्पताल में योगदान दिया है और कितना विफल रहे हैं और कितना सक्सेसफुल रहे हैं, आइए सामने इस रिपोर्ट में देखते हैं। रिम्स अस्पताल की पहली तस्वीर जहां पर तीसरे विभाग न्यूरो विभाग में सबसे ज्यादा बर्डन रहता है और यहाँ पर जो लिफ्ट है वो बंद पड़ी है। इसके साथ दूसरी एक तस्वीर अस्पताल की जहाँ पर जो मरीज हैं वो जमीन पर इलाज कराते नजर आए और एक नहीं कम से कम 200 से ज्यादा मरीज जो हैं वो जमीन पर अपना इलाज करा रहे होते हैं और कई जो सुविधाएं हैं उनसे वंचित लगातार डायरेक्टर ऑफिस में शिकायत देते चले आते हैं। ना ही यहाँ पर शाम होते बिजली की व्यवस्था होती है और ना ही पंखा लगा है। गर्मी हो चाहे बारिश हो, मरीज इसी गलियारे में लगातार यहाँ पर अपना इलाज कराते हैं और इसमें से कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो 6 महीना 1 साल और कुछ तो 1.5 साल से लगातार बने हुए रहते हैं ताकि किसी तरह उनके पास सरकारी अस्पताल का ही उपचार होता है वो करवा के जाए। इनसे बात करते हैं, ये क्या जिक्र रखेंगे, क्या बताएंगे अस्पताल के बारे में? रख रहे हैं मैडम कि यहाँ मशीन कभी खराब हो रहा है, कभी यहाँ कोई तंदेही नहीं, कहीं नहीं है। व्यवस्था से कितना खुश है? दोबारा आएंगे इलाज कराने? कभी दोबारा नहीं आवेंगे, खाली यहाँ नीरो काशी है इसी के। दीदी आ जाओ, 11 दिन 12 दिन हो गया दीदी। अच्छा, कोई परेशानी? हाँ, बाबू को दिखाना है दीदी, थोड़ा माथा के फॉल्ट है उसी रे। तो नहीं दीदी, खाली मतलब कागज पत्र बना हो ना, पर उसी में लगे हुए हैं और कुछ नहीं हो रहा है दीदी। लेट हो गया ना, वहाँ मतलब ज्यादा हो गया ना, तो यहाँ पे आने के लिए बोल दिया वो लोग। कितना रात में कितना दिक्कत होता है? लाइट रहता है? हाँ रहता तो है, पर मच्छर सब ज्यादा है ना, तो दिक्कत होता है सोने में। दिक्कत होता है। कहाँ से आए हैं? लवजुड़ा। दोबारा कभी रिम्स आना पड़ेगा इलाज के लिए तो कभी आएंगे इधर? नहीं। हाँ? नहीं। वेंटिलेटर को लेके ये इश्यूज थे कुछ, इस बीच में संज्ञान लिया गया था इस संबंध में, क्योंकि वहाँ पे 3 वेंटिलेटर थे और उनमें से सिर्फ एक वेंटिलेटर जो है वो फंक्शन कर रहा था, 2 जो है वो किसी वजह से कंज्यूमेबल और इन सब के कारण से। अस्पताल में अभी भी जो विफलताएं हैं वो लगातार बनी हुई है। लिफ्ट की बात करूं, चाहे मरीज के संसाधनों की बात करूं, चाहे डॉक्टर्स को दिए गए अस्पताल प्रबंधन की ओर से सुविधाओं की बात करूं, हर तरफ से अस्पताल जो है पूरी तरीके से वंचित चल रहा है और लगातार रिम्स अस्पताल राज्य भर में चर्चा का विषय बना रहता है। उम्मीद है कि अगले कार्यकाल में जो भी आए अस्पताल के लिए कुछ ना कुछ कर जरूर यहाँ से जाएं। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। पढ़ने लिखने वाले उम्र में बच्चों को अपराध की दुनिया में धकेलने का बड़ा खेल चल रहा है। इसके पीछे लगे आपराधिक गिरोह बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग देते हैं। एक बार अगर इस दलदल में बच्चे फंसे तो फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। बेबस, लाचार और लावारिश बच्चों को अपराध की दुनिया में तेजी से धकेला जा रहा है। अपराध करते तो बच्चे पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन बच्चों से अपराध कराने वाले मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त से दूर रहते हैं। इस मामले में सनसनीखेज खुलासे तब हुए जब बाल सुधार गृह में रह रहे बच्चों की काउंसलिंग की गई। ये बच्चे चोरी, छिनतई जैसे अपराधों को लेकर बाल गृह में हैं। बच्चे बताते हैं कि उन्हें घर से पढ़ाने लिखाने और दुकान में छोटे मोटे काम के बहाने लाया जाता है।
लेकिन इनसे जबरन अपराध कराया जाता है। जब बच्चे विरोध करते हैं तो इनके साथ मारपीट की जाती है। बकायदा बच्चों को अपराध के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए कर्नल जेके सिंह ने बताया कि पूछताछ में ये बातें भी सामने आई है कि बच्चों को उनके परिवार से लाते वक्त 20,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रत्येक मोबाइल चोरी पर उन्हें 50 रुपए दिए जाते हैं। उसके साथ ही खाना और 50 रुपए प्रतिदिन दिए जाते हैं। बाल सुधार गृह में आने वाले बच्चों से इंटरेक्शन करने के बाद, और ये अत्यंत गंभीर और चिंता का विषय है, बच्चों के द्वारा मोबाइल चोरी में ख़ासकर इनको इस्तेमाल करना। अमूमन जो अपराधियों का मोडस ऑपरेंडी है वो इस प्रकार है कि वे सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं अपने टारगेट को। टारगेट बच्चे, जो टारगेट बच्चे हैं वो अनाथ, लाचार और लावारिस बच्चे। सबसे ज्यादा मोबाइल स्नैचिंग और चोरी के मामले में संथाल के बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे ज्यादा शिकार साहिबगंज के बच्चे हैं। राजधानी रांची की बात करें तो कम से कम 5 मोबाइल रोजाना गायब होते हैं। बच्चों को अपराध के दलदल में भेजने वाले मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। मामले में दक्षिणी छोटा नागपुर जोन के डीआईजी ने बताया कि इसे लेकर पुलिस विशेष रूप से अभियान चला रही है। तो ऐसे मामलों में जिनमें बच्चों का इस्तेमाल मोबाइल चोरी के लिए किया जा रहा है, वैसे मामलों में हम लोग इस बात की जांच करेंगे कि आखिर इन बच्चों को इस बात की ट्रेनिंग कौन देता है। इस मामले में पूर्व में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, रांची में भी और झारखंड के अन्य शहरों में, जिनमें कुछ किशोर अवस्था के बच्चे पकड़े गए हैं। बहरहाल पुलिस तो दावा कर रही है कि बच्चों को अपराध की दुनिया में धकेलने वाले मास्टरमाइंड को पकड़ा जाएगा, लेकिन सवाल भी है कि आखिर कब तक बच्चों के भविष्य के साथ ये खेल चलता रहेगा। अभिभावकों को भी सचेत होने की जरूरत है ताकि वे अपने बच्चों को भी लालच में आकर किसी अनजान के हाथ में ना सौंपे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। खबर सिमडेगा से है, जहां वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए मूल्य की बीड़ी पत्ता जब्त की है। दरअसल ओडिशा के संबलपुर से बंगाल जा रही 400 बैग बीड़ी पत्ता लदे एक ट्रक को वन विभाग ने चेकनाका के पास रोका। जांच के दौरान पता चला कि वन विभाग के परमिट के बिना अवैध रूप से बीड़ी पत्ता बंगाल ले जाई जा रही थी। इसके बाद कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने बीड़ी पत्ता लदे ट्रक को जब्त कर लिया है। बीड़ी पत्ता संबलपुर उड़ीसा से आ रहा था। ग्राम समिति का पेपर है, इसका फॉरेस्ट का परमिट नहीं है, जिसके चलते नाका पर जांच के क्रम में इसको जब्त किया गया। कितना का माल होगा सर लदा हुआ? बीड़ी पत्ता 400 बोरा है, जिसमें लगभग 10 लाख का होना चाहिए लगभग। मामला दर्ज हो? हाँ, मामला दर्ज हो चुका है, इसका हो रहा है, आगे की कार्रवाई जारी है। बोकारो के चास नगर निगम में रहने वाले लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अमृत योजना के तहत लगभग 126 करोड़ की लागत से चास नगर निगम पेयजल योजना फेज 2 के कार्य का शिलान्यास वर्ष 2018 में किया गया था, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी ये योजना अभी तक धरातल पर उतर नहीं पाई है। इस लेट लतीफी पर अधिकारी गोलमोल जवाब देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। योजना की अवधि 3 वर्ष थी, लेकिन बीच में 1 वर्ष कोरोना के कारण योजना में विलंब हुआ। बावजूद काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। 2 टंकी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, बाकी 4 टंकी का निर्माण कार्य अभी अधूरा पड़ा हुआ है। हालांकि चास नगर निगम के निवर्तमान मेयर ने इस कार्य में करोड़ों के भुगतान किए जाने का आरोप लगाया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।